हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 7 और आज का हमारा आखिरी लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज डेवलपिंग इकोनॉमी। आपको मैं बता दूं, मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपकी बुक के अंदर ये वाला टॉपिक देके रखा है 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो 5 मार्क में आ सकता है। साथ साथ में बात करें तो इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो 3 मार्क में भी आ सकते हैं एज वेल एज 2 मार्क में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और देखो, हमको आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आपके अपने फ्रेंड्स के साथ भी सबके साथ शेयर कर देना ये वीडियो और उनको भी कहना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे ऐप के अंदर न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो और हमारे ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। तो आज हमारी ऐप डाउनलोड करें और कोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो यहाँ पे अलग अलग हेड पॉइंट्स देकर रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी वाले टॉपिक के अंदर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना आपको डेटा मतलब फैक्ट्स और फिगर्स याद करने होंगे और एग्जाम में वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से करना है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड कंटेंट आप याद करोगे और एग्जाम में लिख लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा एसएसटी टाइप था, मतलब डेटा फैक्ट्स फिगर्स काफी थे, थोड़ा हिस्ट्री को लेकर के था, ठीक है। तो ऐसे तो इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, बट ध्यान से आप लोग देखना और समझना। मैं आपको डिटेल में अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करूंगा ना, उस तरह से आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं ग्रोथ रेट। द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी विच इज मेजर्ड बाय ग्रोथ इन नेशनल आउटपुट। अच्छा, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि अपनी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड किस पे करता है, जो नेशनल आउटपुट है यानी कि नेशनल प्रोडक्शन है उसके ग्रोथ पे डिपेंड करता है। और आपको ये भी बता दूं कि ईयर बाय ईयर अपनी कंट्री का जो नेशनल आउटपुट है यानी कि जो नेशनल प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और स्पेशली आफ्टर एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो आया था 1991 में। तो तब से लेके अभी तक काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और इस पीरियड के दौरान यानी कि 1950-51 से लेके 1990-91 के बीच में अपनी कंट्री का जो एनुअल ग्रोथ रेट था ना, वो था 3.5%, ठीक है। 3.5% हर साल बढ़ रहा था अपनी कंट्री का एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। फिर आगे बात करें तो 1991 के बाद यानी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, जिसको अपने एलपीजी कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, तो 1991 के बाद जो अपनी कंट्री का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो हो गया 6.8%। अब आप लोग सोचेंगे सर काफी सारा डेटा होगा तो कैसे याद रखा जाए, तो देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है और आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है, पहला और तीसरा पॉइंट। और एग्जाम में ये लिखोगे तो भी सफिशिएंट है। खाली इतना लिख लेना कि अपनी कंट्री का जो ग्रोथ है वो ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, खास करके 1991 के बाद ज्यादा बढ़ा हुआ है। और 1991 के बाद अपना ग्रोथ रेट 6.8% था, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखोगे ना तो एग्जाम के अंदर आप इतना लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आगे बात करें तो नेक्स्ट है ग्रोथ रेट के अंदर ही after 2012 or 13 growth rate has slowed down and 2014-15 the annual ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 5%। अच्छा देखो, 2012-13 के बाद जो अपनी कंट्री का ग्रोथ रेट था ना वो स्लो हो गया और स्लो होने के बाद 14-15 में वो कितना हो गया, लेस देन 5%। यानी कि देखो पहले कितना हुआ था, पहले था अपनी कंट्री का 3.5, फिर 1991 के बाद बढ़ा 6.8 हुआ एंड देन आफ्टर वो कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। और आगे बात करें तो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ये याद करने की जरूरत नहीं है और पूछा मतलब एमसीक्यूज वगैरह में भी ये नहीं आएगा, ठीक है। बस फुल फॉर्म पता लगा लेना, एनएनपीपीसी का, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जिसको कहते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस लेवल के हिसाब से 1950-51 के अंदर 2,69,724 करोड़ था, जो कि बढ़ के 87,51,834 करोड़ हो गया 2013-14 के अंदर, ठीक है। तो मतलब काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 63 इयर्स के पीरियड में अपनी कंट्री का जो एनएनवी है वो 18% बढ़ा है, ठीक है। नेट नेशनल वैल्यू जो है वो 18% बढ़ी है, 18 टाइम्स, परसेंट नहीं 18 टाइम्स बढ़ी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या याद करना है, तो मैंने आपको जो पहला और तीसरा पॉइंट बताया वो कर लेना, और एक ये वाला कर लेना। 3 पॉइंट तो काफी हो गए, वैसे 2 पॉइंट लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये 5 मार्क में आता है और 5 मार्क में 2 पेज सफिशिएंट है, और इसके अंदर अभी और भी काफी सारे टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये कर सकते हो कि भाई 14-15 के बाद जो ग्रोथ रेट था वो 5% हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, तो नंबर 2 है चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स अपनी कंट्री में ना 3 सेक्टर्स है। कौन से सेक्टर है? एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा आता है सर्विस सेक्टर। इन तीनों के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिले हैं। किस चीज में? तो उनका जो कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में है या उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिले हैं। चलो देखते हैं क्या दिया है। एज अ नेशन स्टार्ट्स डेवलपिंग, जैसे जैसे अपनी कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी बन गई, अपनी कंट्री का जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ना नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में वो बड़ा है, ठीक है। कौन से सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बड़ा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का। इसका मतलब ये है कि अब जो लोग हैं वो कम डिपेंडेंट है अपने ट्रेडिशनल सेक्टर पे। ट्रेडिशनल सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है। मतलब पहले के टाइम पे ज्यादातर लोग निर्भर हुआ करते थे एग्रीकल्चर पे, खेतीबाड़ी पे, बट आज की डेट में क्या हो गया है, उसकी डिपेंडेंस कम हो गई है, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उस दूसरे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इसको बोलते हैं दैट इज, ठीक है। दैट इज मतलब कि बताने के लिए कि कौन से प्रोडक्टिव सेक्टर है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो इस सेक्टर के अंदर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एंड इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है ना वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया है, मतलब धीमे धीमे ग्रो हुआ है 1991 के बाद। कौन से ईयर के बाद? 1991 के बाद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ना एक टेबल देके रखा है, और इस टेबल के अंदर भी अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बताया हुआ है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बताया नेशनल इनकम का। जब देश आजाद हुआ था ना तो उस टाइम पे देखो एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कितना था? ऑलमोस्ट आधा। मतलब अपनी कंट्री की नेशनल इनकम, आधी नेशनल इनकम डिपेंड किस पे थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ठीक है। मतलब 53.1 था। और 2014-15 में अपनी कंट्री की नेशनल इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से कितनी बढ़ रही है? 17.6%, जो कि काफी डाउनफॉल देखने को मिला है, बहुत कम हो गया है। फिर बात करें तो इंडस्ट्री जो 16.6 था वो बढ़ के कितना हो गया? 29.7। और जो सर्विस सेक्टर था 30.3 वो बढ़ के हो गया 52.7। इसलिए नहीं, अभी इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया आपको कि जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ना वो 1991 के बाद अच्छा खासा बढ़ा है। पता है आपको, आज की डेट में अपनी कंट्री में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होता है वो सर्विस सेक्टर है। और आप देख भी सकते हो कि कंट्री आधी आधी कंट्री का अपने ऐसा कह सकते हैं नेशनल इनकम किस पे डिपेंड है? सर्विस सेक्टर पे। जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ करता था उतना कंट्रीब्यूशन आज की डेट में सर्विस सेक्टर का है। तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है सर्विस सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो देखो आपकी बुक में बीच में और भी काफी सारे ईयर्स देके रखे थे, वो मैंने सारे हटा दिए क्योंकि इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि ये भी याद मत करना, सिर्फ 2014-15 का याद करना और ये आप लोग लिख के आ जाना, ठीक है। और अगर दोनों याद रहते हैं तो बहुत सही है, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन आगे बात करें तो वी ऑब्जर्व दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम हैज डिक्लाइन। हाँ, हमको दिख रहा है, हमने ऑब्जर्व किया कि जो नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है ना वो क्या हो गया है? डिक्लाइन हो गया है, यानी कि गिर चुका है। और जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का शेयर है वो क्या हुआ है? बढ़ा है। तो आप देख लो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले कितना था, अब बढ़ा है, पहले कितना था, अब बढ़ा है, बस गिरा है। तो कौन सा सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है? सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर का। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम। अच्छा, पर कैपिटा इनकम के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है पर पर्सन की एवरेज इनकम। तो कंट्री के अंदर पर पर्सन की एवरेज इनकम पहले कितनी थी और अब कितनी है वो बता देता हूं। तो देखो 1950-51 में अपने कंट्री की पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी ₹7,114, जो कि बढ़ के
2013-14 के अंदर कितनी हो गई 39,904, मतलब काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 63 इयर्स के अंदर अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितने टाइम्स बढ़ी है, 5.6 टाइम्स बढ़ी है। और आगे बात करें तो बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1950-51 टू 1990-91 1.6% ग्रोथ देखने को मिला था पर कैपिटा इनकम में, और 1991 के बाद हर साल 5.5% इंक्रीज हो रही है लोगों की पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो उनकी मंथली इनकम है या ईयरली इनकम है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है 5.5%। क्लियर। अब पर कैपिटा इनकम वाले पॉइंट में मैं कहूंगा कि आप पहला वाला और दूसरा वाला याद कर लेना, ठीक है, और एग्जाम में लिख के आना, बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आगे बात करें तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो अपनी कंट्री के अंदर ना टोटल 3 सेक्टर है, ठीक है। कौन से 3 सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। 3 अलग अलग सेक्टर्स है, जिसमें से प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है ये देखो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि एग्रीकल्चर और उसकी एलिड एक्टिविटीज, एलिड मतलब उसके रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ऐसी काफी हॉर्टिकल्चर, काफी सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। फिर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो ये सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि जितनी भी प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज है ना वो सारी की सारी किस में आती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है। और बात करें सर्विस सेक्टर की तो इसमें सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? सर्विस सेक्टर में आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है, 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत इजी था। अब हम लोग इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अब मैं वापस आपको बता दूं कि इसमें भी आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। लेक्चर शुरू हुआ था ना तभी मैंने आपको बताया था कि डेटा याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका 1951 के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना था? 72.1। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अपने कंट्री की ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर से रोजगार पा रहे थे, काम करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब पहले 72.1 था, अब कितना हो गया है? 48.9 हो गया है, ठीक है। मतलब कम हो गया है पहले के मुकाबले। पर हम ऐसा कह सकते हैं आज की डेट में भी अपनी कंट्री की आधी जनता, 50% ही हुआ ना करीब करीब, तो आधी जनता आज की डेट में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले लोग कितना काम करते थे? तो 10.6। अच्छा इसको कैसे समझना? ऐसा समझ लो पहले 100 में से 72 लोग काम करते थे एग्रीकल्चर में, अब 100 में से 49% लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। पहले 100 में से 10.6 यानी कि 10 लोग काम करते थे एग्रीकल्चर में, अब 100 में से 24 लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में। मतलब सॉरी, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, 10.6 लोग इंडस्ट्री में थे, अब 24.2 हो गए। पहले सर्विस सेक्टर में कितने लोग काम करते थे? 100 में से 17 लोग समझ लो, अब कितने काम करते हैं? 26.9। तो आप देख रहे हो ये दोनों सेक्टर बड़े हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर कम हुआ है, ठीक है। तो यहां पे यही देके रखा है, इट इज सीन दैट फ्रॉम 1951 टू 2011 द एम्प्लॉयमेंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर से पूरा शिफ्ट होके कहां पे आ गया? पहले इसमें सबसे ज्यादा हुआ करता था, ज्यादातर लोग इसमें जुड़े हुए थे, बट अब वो शिफ्ट होके इन दोनों के अंदर ज्वाइन हो गए, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कम हो गए और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में लोग बढ़ गए हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ज्यादा नहीं रहता तो खाली 11-12 को तो याद रखना ही रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.newbatch.com।
ugt.co.in इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंप्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज, जिसको प्राइमरी यूटिलिटीज भी कहते हैं। अच्छा, आप लोग की टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क के अंदर भी देके रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे पूरा क्वेश्चन तो है, ये वाला जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमी, ये तो 5 मार्क का है, पर ये 3 मार्क का देके रखा हुआ है। तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा देखना क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो देखो, इंप्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटी की बात करें तो इंडिया ने ना काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है अलग अलग यूटिलिटीज में। यूटिलिटीज यानी कि अलग अलग तरह की सर्विसेज में, ठीक है, रूरल एरियाज के अंदर एज वेल एज अर्बन एरियाज के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अब इसके अंदर बेसिक यूटिलिटी में 5 चीजें, ये 5 हेड पॉइंट्स आप लोग याद रखना। पहला है इरिगेशन, दूसरा लिटरेसी, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा रोड नेटवर्क और 5वां है रेलवे, ठीक है। एक एक करके अपने समझते हैं डिटेल में। तो देखो, पहला क्या देके रखा है, इरिगेशन। तो देखो 1950-51 के अंदर अपनी कंट्री में 22.6 मीटर हेक्टर लैंड इरिगेटेड थी, मतलब 22.6 मीटर हेक्टर लैंड पे इरिगेशन होता था। जबकि बात करें तो 2012-13 के अंदर 63 मीटर हेक्टर, मतलब उतने हेक्टर में 63 मीटर हेक्टर में इरिगेशन होता है, मतलब पहले के कंपैरिजन में अब ग्रोथ हुई है। देन बात करें, thus about 45% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड हैज इरिगेशनल फैसिलिटी इन प्रेजेंट टाइम, मतलब अपने यहाँ पे 100% जमीन है इंडिया में, उसमें से 45% लैंड कैसी है, जहां पे एग्रीकल्चर लैंड है, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज है आज की डेट में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स में। तो बस इरिगेशन में इतना ही दिया था। फिर देखते हैं लिटरेसी। अच्छा, लिटरेसी का मतलब होता है कितने लोग कंट्री में पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मतलब कि कितने लोग अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, तो लिटरेसी और इलिटरेसी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट कितना है, पढ़े लिखे रेट कितना है, तो याद रखना 2011 में यहाँ पे ना बुक के अंदर एक मिस्टेक देके रखी है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलती रखी है, बुक में 2011 दिया होगा आप में से बहुत से लोगों की, तो 2011 को कट करके आप लोग लिख लेना यहाँ पे 1951, ठीक है। तो 1951 के अंदर 18.33% लोग पढ़े लिखे थे, मतलब सोचो 100 में से सिर्फ 18 लोग ही पढ़े लिखे थे देश के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। और 2011 में वो कितना हो गया, 73 हो गया, जो एक टाइम पे 18% था, अब 73 हो गया, मतलब 100 में से 73 लोग आज की डेट में पढ़े लिखे हैं 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से। और ये रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 की है। देन आगे बात करें तो 1950s के अंदर अपनी कंट्री में 20 यूनिवर्सिटीज थी और 500 कॉलेज थी। सोचो, बहुत कम थी उस टाइम पे, ठीक है। इसलिए पहले पता है बहुत लोग बाहर पढ़ने भी जाया करते थे, बट आज की डेट में काफी एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ गई है, ठीक है। 719 यूनिवर्सिटी हो गई है और 35,000 कॉलेजेस हो गई है 2013-14 के अंदर। और ये क्या इंडिकेट करता है कि अपनी कंट्री में एजुकेशन, हायर एजुकेशन में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो पहले अपनी कंट्री में 1950-51 में 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, बट आज की डेट में हम लोग 2,43,000 मेगावाट 2011-12 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बस इसमें इतना ही देके रखा हुआ है, तो ये डेटा आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रोड नेटवर्क। तो देखो, प्रेजेंट टाइम्स में इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो काफी लंबा रोड नेटवर्क है, और हम लंबे रोड नेटवर्क की लिस्ट में भी आते हैं वर्ल्ड के अंदर।
और अप्रोक्सीमेटली 48.6 लाख किलोमीटर का कंक्रीट रोड आज की डेट में अवेलेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है रेलवे। तो इंडिया का जो रेलवे है ना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखना, या 1 मार्क में आ सकता है कि इंडिया का जो रेलवे है वो 4th लार्जेस्ट है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे लिख भी लेता हूं। ठीक है, 4th लार्जेस्ट है आज की डेट में, जिसकी लेंथ कितनी है, 65,000 किलोमीटर है। और इसकी वजह से अपनी इंडिया आज की डेट में प्रोग्रेसिंग, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है और अपनी कंट्री एक प्रेस्टिजियस एमर्जिंग इकोनॉमी बन गई है। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है इज्जत वाली, या हम कहेंगे अच्छी रेप्यूटेशन वाली इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो अपनी कंट्री का जो पर कैपिटा कंजप्शन है एसेंशियल कमोडिटीज का, जो जरूरी कमोडिटीज है वो बढ़ा है, प्लस प्रोग्रेस भी देखने को मिला है साइंस में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में। फिर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि लोग जितना ज्यादा जीते ना उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कंसीडर किया जाता है। जैसे अपनी कंट्री की अभी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलूं तो 68 ईयर्स है। कोई बच्चा पैदा होगा ना तो ऐसा माना जाएगा कि 68 ईयर्स तक तो वो जिएगा, अपनी कंट्री की उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, ये सारी चीजें बड़ी है। फिर बात करें तो आईसीपी यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ने इनिशिएट किया था, ये इनिशिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रोग्राम। ठीक है, 2011 के अंदर, और उस टाइम पे बताया था कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। कितनी? 3rd लार्जेस्ट है। कौन से ईयर में? 2011 में, आफ्टर यूएस एंड चाइना। बट 2005 में इंडिया का 10th पोजीशन था, याद रखना, इंडिया का 10th पोजीशन था। कौन से ईयर में? 2005 में। बट 2011 आते आते हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके थे। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये वीडियोस पहुंचा दीजिए, उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।